कराची से मुबैना लापता होने वाली दुआ ज़हरा केस की आज समाअत हुई। पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। आइए लोगों से जानते हैं। बताइए कि क्या समझती हैं जो आपने अब तक देखा है इस केस में। मेरा नाम फौजिया मासूम है। मैं डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी हूँ। दुआ ज़हरा का केस जो ओवरऑल इस वक्त चल रहा है ये प्योरली किडनैपिंग एंड ट्रैफिकिंग है। इसको जो निकाह का दिया गया है, शादी का रुख दिया गया है, ये उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए दूसरी पार्टी ने दिया है। अदरवाइज़ ये किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग है। पेरेंट्स के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं और हमेशा हम जब बात करते हैं तो हम बेस करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। वो एविडेंस होता है, वो प्रूफ होता है और बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स ये प्रूफ के लिए होता है। एज की डिटर्मिनेशन वहाँ पर होती है जहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते, वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है मेडिकल की। लेकिन जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं उन्हीं की वेरिफिकेशन से फिर हम केस को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो आई थिंक कि ये बच्ची 14 साल की है जो मुख्तलिफ ड्रामा किया जा रहा है इसके साथ। तो पेरेंट्स का इस वक्त हक़ है कि ये सिंध की बेटी है, इसको वापस सिंध आना चाहिए, पेरेंट्स को हैंडओवर करना चाहिए। अगर तफ्तीश चलनी है तो इसको शेल्टर होम में शिफ्ट करके उसके बाद सारी वेरिफिकेशन और सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है। इसका एक तरीका यही है, क्योंकि हमारे पास भी डिफरेंट केसेस आते हैं अर्ली मैरिजेस के, तो कोर्ट यही डिसीजन देती है कि बच्ची को फ़िलहाल शेल्टर होम में रखा जाए और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो यहाँ ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया कि दुआ ज़हरा को अलग रखा जाए ताकि इसकी साइको सोशल थेरेपी हो सके। 60 दिन से वो बच्ची किसी और के पास है, नेचुरली वो जो बोलेंगे वो वही करेगी। उसके सिक्योरिटी का मसला है, उसकी सेफ्टी का मसला है, छोटे बच्चे डर जाते हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशवीश की बात है कि बच्ची को उनके पास नहीं रहना चाहिए, बल्कि बच्ची को आप शेल्टर होम में करें। कराची में शेल्टर होम है, हमारा भी है और पनाह का भी है। तो उसको शेल्टर होम में रखें और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कर लें, फिर जो प्रूव होता है वो कर लें। और एज के लिए डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 14 साल की बच्ची है। मैंने अब तक जो इस पूरे केस को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ तो मेरी समझ में जो ये बात आ रही है, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है, लड़का गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसके घर वाले लड़की के एक्सेप्ट कर लें, अपनी बेटी से मिलें ताकि बेटी से इनके ताल्लुकात रहें और बेटी इनकी नज़रों के सामने रहे। बहरहाल लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है, इसमें ना उसे किडनैप किया गया है, कुछ नहीं। अब माँ बाप अपना दिल वसी करें और एक्सेप्ट कर लें, इसी में उनके लिए बेहतरी है। अच्छा, ये जो दुआ ज़हरा हैं इनके कुछ वीडियो बयान आए कि आप हमें मेरे शौहर को एक्सेप्ट करें, मैं घर आने को तैयार हूँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को कि इस बयान के ऊपर दुआ ज़हरा की वीडियो? अगर उन्हें अपनी बच्ची से मोहब्बत है और वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची उनसे मिलती रहे, उनकी नज़रों के सामने रहे, तो वो इस चीज़ को माफ़ कर दें। मैं समझती हूँ अब बहुत कुछ हो चुका है, वो शादी कर चुकी है, शादी कंज्यूम हो चुकी है, बच्ची की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। अब बेहतरी इसी में है कि वालिदैन उसे माफ़ कर दें, एक्सेप्ट कर लें ताकि उनकी बच्ची भी खुश रहे और वो लड़का भी फिर सही रखे कि इसके पेरेंट्स फैमिली इसके बैक पर मौजूद है। मेरे ख्याल में वालिदैन को माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा, बेसिकली दुआ ज़हरा का जो केस है मेरे अंदाज़ से हाई कोर्ट ने भी इसको एक मॉडल रोल की तरह देखना चाहा, क्योंकि ये 18 से नीचे एज का मामला था कि 18 से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पे अब फॉल करता था। तो जब दुआ ज़हरा को हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो इन्होंने अपनी विल से एक स्टेटमेंट दे दिया। जब ये हो जाता है तो कानून बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। चालान जाता है C क्लास के लिए और जितने भी उसमें विटनेसेस हैं वो सारे रिहा हो जाते हैं। तो अभी तक जो एक्यूज़ हैं सारे वो रिहा हो जाते हैं। अभी तक तो इन्होंने चालान सबमिट नहीं किया, आज तक इन्होंने, ठीक है। अभी ये ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद फिर ये केस वाइंड अप की तरफ जा रहा है। मसला यहाँ पर यह था कि एक मिसकंसेप्शन भी चल रहा है। हाई कोर्ट में केस ये था कि इसको अगवा किया गया 365B का ना, तो लेकिन जब वो प्रोड्यूस हुई तो उसने कहा कि मुझे किडनैप नहीं किया गया। तो हाई कोर्ट ने अपना सही तरीके से जजमेंट पास कर दिया, ठीक है। जो ऑर्डर किया हाई कोर्ट का बिल्कुल वैलिड है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो मीडिया भी मिस कर रहा है और सोसाइटी भी मिस कर रही है। देखिए, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में
पहली दफ़ा कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात भी पेश किए थे कि बरसगीर पाक हिंद में ये जो छोटी उम्र की शादियाँ होती थी तो इसके लिए बाकायदा पहली दफ़ा लेजिस्लेशन हो गई कि 1929 में कि बच्चियों की शादी को रिस्ट्रेंट किया गया। तो इसकी बुनियादी वजह ये थी कि बच्चियों को फिर सिंध में ख़ास तौर पर अंदरून सिंध वगैरह में छोटी बच्चियों की शादी होती थी। हमारा यहाँ पर ला बाकायदा मौजूद है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 का क्लियर तौर पे सिंध में। अब ये कानून क्या कहता है, 18 साल से कम कोई भी लड़की है, फीमेल है या मेल है, वो शादी नहीं कर सकते। इसमें के आगा साहब ने भी एक जजमेंट पास किया है, उसमें वाकई तौर पर जो आरजू का केस है वो बहुत ज़बरदस्त केस है, उसने ज़बरदस्त जजमेंट पास किया है। उसमें हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बच्चियों की शादी का कानून बाकायदा तौर पे सिंध में पास हो चुका है। 18वीं तरमीम के बाद एक मजबूत उसको राइट्स दिए गए सूबे को, तो उस पर उन्होंने FIR का ऑर्डर किया। ये बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में एक अगर ये ऑफेंस होता है तो उसमें निकाह ख्वाह भी आता है, उसमें जो विटनेसेस है वो भी एक्यूज़ बन जाते हैं। तो इस तरीके से वो सब उसके रगड़े में आ जाते हैं, पूरे कानून के शिकंजे में आते हैं। उसकी प्रॉपर रेमेडी तो मैं तमाम लोगों की अवेयरनेस के लिए बता दूंगा। प्रॉपर रेमेडी तो ये है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में कंप्लेन फाइल होती है। जैसे अगर कम उम्री में कोई भी शादी करता है तो कोई भी एग्रीव पर्सन है वो जाके थाने में कोर्ट में एक कंप्लेन फाइल करता है। वो चैप्टर 16 हम कहते हैं पार्ट 5 200 की एक कंप्लेन होती है कि इन्होंने इस एक्ट की वायलेशन की है, और वो जजमेंट भी मौजूद है हाई कोर्ट का। तो मेरा ही राय ये है कि वो यहाँ से हुई है और FIR इनकी यहाँ से हुई है, उनका कहना ये है, लेकिन शादी पंजाब में हुई है। ये एक टेक्निकल इशू आ रहा है। तो हमारा जनरल व्यू पूरी पब्लिक परसेप्शन के लिए ये है कि अगर इसको रोकना है तो फिर 1929 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मौजूद है, तो वो अगर शादी सिंध में भी हुई है, पंजाब में भी हुई है, तो यहाँ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट मौजूद है कि उसमें तो ये ऑर्डर किया था कि हाई कोर्ट ने कि अगर ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है तो रीड विद करके सेक्शन 4 और 5 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट 2013 लगाएं। आरजू के केस में ये लगा है, उसमें दुल्हा भी मुलजिम है, उसमें जो जिन्होंने निकाह पढ़ाया वो भी मुलजिमान है। ADJ 3 सौद में ये केस अभी चल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि ये जो जजमेंट थी इसको ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लिफ्ट अपील ग्रांट हो चुकी है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख लेगा। तो मेरा ऑल ओवर व्यू ये है कि इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनाई जाए। बच्चियों के साथ बच्चियाँ इस किस्म की एक्टिविटीज़ करती है तो इसके पीछे लाजिम बात है वो इन्वायरमेंट भी अमल दखल है इसका। जैसे सोशल मीडिया है, वहाँ पर बच्चे टीन एज में इस किस्म की चीज़ें करते हैं। ये हम सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। अब वो ज़माना गया जब बच्चियाँ मशरक़ी अंदाज में अपने आप को मजबूरी के हालत में भी वो एक्सेप्ट करती थी, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला दौर नहीं है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से उनकी काउंसलिंग करें। जहाँ वो मर्ज़ी करती है, मेरा अंदाज़ से इस्लाम ने भी उनको हक़ दिया है, उसके मुताबिक अगर इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलें। इस्लाम किस लिए कहते हैं कि जो आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसका प्रीएम्बल ये कहता है कि द सोवरेनिटी इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ हिम। यानी अल्लाह ताला ने जो कवानीन दिए हैं वो हाकिमियत ताला अल्लाह पाक है। इस मुल्क में वो कवानीन होने चाहिए। अगर वो कवानीन है तो क्या है, बच्ची को उसको राइट दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करें। तो मैं वालिदैन को भी एडवाइस करूँगा कि पुरानी थाट को छोड़ दें, क्योंकि उस वक्त बड़े होगी बच्चे भी 20, 22, 25, 26, 5, 6 उसके बच्चे होते थे भी तो माँ बाप की फरमाबरदारी करते थे, और बच्चियाँ भी इस किस्म की चीज़ें करती। इसको रोकथाम तो 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके कवानीन मजबूत होने चाहिए, क्योंकि इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये कवानीन के मैं इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि इस्लाम में जो हनफी थॉट है उसमें पबर्टी एज 12.5 साल इमाम अबू हनीफा ने तय किया कि वो शादी अपनी कर सकती है। तो क्योंकि ये कानून उसके मुतसादिम है जो कानून बना है। तो मेरा अगर एज ए मुस्लिम व्यू लेना चाहें तो क्यों इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 है, इस्लामिक प्रोविज़न है, उसमें एक आर्टिकल है 227, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं साफ़ी हज़रात से भी कहूँगा कि इन चीज़ को आगे करें। 227 क्या कहता है? ऑल द लॉ शैल बी ब्रॉट विद द कन्फॉर्मिटी ऑफ इस्लामिक इंजंक्शन एज लेट डाउन इन कुरान एंड सुन्ना, नो लॉ शैल बी एनेक्टेड विच इज़ रिपुग्नेंट टू द इस्लामिक इंजंक्शन। ये क्लियर कहता है कि जो भी गैर इस्लामी कवानीन है वो इस्लाम के अंदर दायरे में लाएँ। इस मुल्क में आपकी पार्लियामेंट कोई किस्म का वो गैर इस्लामी कवानीन वो पास कर ही नहीं सकती है। अगर हम 2 चीज़ों को फोकस करें, एक तो सोसाइटी को काउंसलिंग करें, जो क्वालिटी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें, जो खान साहब ने इमरान खान ने बाकायदा तौर पर एक ज़बरदस्त काम किया जो मीडिया ला ही नहीं रहा है। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कुरान पाक को बाकायदा तर्जुमे के साथ किया है। इससे एक पूरी एक नेशन बनेगी, क्योंकि हमारा मीडिया थोड़ा सा
मीडिया से भी शिकवा करूँगा कि किसी चीज़ों को लाना चाहिए। अगर इस्लामी उसूलों के मुताबिक कुरान, अब अगर कोई PhD की डिग्री भी लेता है तो वो पहले कुरान पाक का तर्जुमे के साथ वो पेपर पास करेगा तो दिन उसको मिलेगा। तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। इस तरह रिफॉर्म्स आएंगे सोसाइटी में। तो हमें ये दो चीज़ें देखनी चाहिए कि एक तो हमें रिफॉर्म लाने के लिए इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को, इस्लामिक लॉ को इस मुल्क में अवेयरनेस देनी चाहिए। मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है। मीडिया तो इस पर लगा हुआ है कि वहाँ उसने वो जाम शीरी रखा था, उसमें ये मिला हुआ था। मीडिया इस चीज़ पर लगा हुआ है कि उसमें बेस के इंजेक्शन लगाए थे। पेरेंट्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि देखें वो बच्चे हैं, वो इतना, अगर वो इनकी अंडरस्टैंडिंग होती, वो मैच्योर होते तो ये चीज़ें नहीं करते। बेसिकली अगर ये चीज़, जो एक्ट जो उन्होंने किया, जिस तरीके से किया, डेफिनेटली हम उसके मुखालिफ हैं। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है, वालिदैन है कुछ भी। लेकिन दूसरी साइड हमने ये भी देखना है कि जब बच्चों को इतनी आज़ादी दी जाती है, वो इतने, ख़ास तौर पे मैं कहना ये चाहूँगा कि सिंपली वो लैला मजनू वाला इश्क चलता है, ये सबसे बड़ा मसला है। उसमें न वो इस्लामी इक़दार देखते हैं, न वालिदैन की काउंसलिंग देखते हैं। वक्ती तौर पर वो जज्बात में उस लेवल पर चले जाते हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन बाद में मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी बता दूँ, ऐसी शादियाँ बिल्कुल फेल हो जाती है। 99% दोबारा हमारे पास आते हैं और खुला फाइल करते हैं। ये एक क्यों? क्योंकि इस्लामिक उसूलों के खिलाफ जाते हैं, माशरे में ये चीज़ चल रहा होता है। लेकिन रियलिटी देखा जाए तो रियलिटी इसकी बिल्कुल टोटली अगेंस्ट है। तो क्यों? इसकी वजह ये होती है कि कुछ अरसे के बाद वो लैला मजनू वाला इश्क ख़त्म हो जाता है और वो अपना, उनको प्रैक्टिकल लाइफ का पता चलता है कि प्रैक्टिकल लाइफ इस्लामिक जो आयली ज़िंदगी है, इस्लाम ने बताया, वो जब उसको गुजारने के लिए जाते हैं तो माशरे में उनको बहुत सारी वो फैसिलिटी, वो उसका मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जनरली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक्ट हुआ है, बज़ाहिर देखा जाए तो सही नहीं, लेकिन जो हमारा 21वीं सदी में देखा जाए तो उसके लिए कोई बैरियर्स होने चाहिए। उसके लिए कोई न कोई ऐसे हुकूमत को भी इक़दाम करने चाहिए, वालिदैन की बाकायदा काउंसलिंग होनी चाहिए। बच्चों को, जो मैंने अभी कहा, खान साहब ने जो कुरान पाक की तालीम को तर्जुमे के साथ किया, इन बच्चों की अगर दोनों की पहले से इस्लामिक तालीमात होती और तर्जुमे के साथ हो तो ये लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। इश्क में फ़ाल होने के बाद भी नहीं करते। पुलिस ने चालान C क्लास करके अदालत में पेश कर दिया। अब देखना ये है कि अदालत इस चालान पे क्या हुक्म देती है।